नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र आशीष कुमार मिस्टर अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर जबलपुर में आपका स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 चैप्टर नंबर 12 पादपों में जनन। तो सबसे पहले जनन क्या है, तो इसमें जनन के बारे में हम देखेंगे और जनन की विधियां कौन कौन सी हैं, किस किस प्रकार से जनन होता है, ये पूरी हम पादपों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और सबसे पहले जनन की डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रत्येक जीव जो है वो अपने समान जीवों को उत्पन्न करता है, इसको जनन कहा जाता है। और जनन में जो संतति प्राप्त होती है वो अपने जनक के समान गुणों वाली होती है और समान दिखने वाली होती है। अब जनन की विधियां देखना है पादपों में। तो पादपों में जनन की विधियों में लैंगिक और अलैंगिक जनन होते हैं। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन एक बेसिक डिफरेंस है कि लैंगिक जनन जो है वो बीजों के द्वारा होता है, जबकि अलैंगिक जनन जो है वो बीजों के अतिरिक्त पौधों के अन्य अंगों से होता है। तो सबसे पहले इसमें पौधों के कायिक अंग के बारे में देख लें। कायिक अंग क्या होते हैं? तो पौधों के जो भी शरीर के जो भी भाग हैं वो कायिक अंग कहलाते हैं, जिसमें कि पौधे की जड़, पौधे का तना और पत्तियां होती हैं, ये सभी कायिक अंग हैं। और वृद्धि जो होती है वो इन सब में होती है। और एक प्राकृतिक एक नेचुरली एक फिनोमेना होता है या नेचुरली एक क्रम होता है कि पौधे में फल होते हैं, फल से फिर बीज बनता है, बीज से फिर पौधा बनता है, और अब इस प्रकार पौधे में फिर से फूल आते हैं और फूल से फल बनते हैं। तो एक नेचुरली एक प्रक्रिया होती है। और पुष्प जो हैं वो पौधे के जनन अंग कहलाते हैं, क्योंकि पुष्प में जो पौधे में जो जनन होता है वो पुष्पों के द्वारा होता है, लेकिन कुछ पौधों में इसके अतिरिक्त अंगों से जनन होता है। तो इसी के आधार पर लैंगिक और अलैंगिक जनन का विभाजन किया गया है। जहाँ बीजों के द्वारा जनन होता है उसको लैंगिक जनन, और जहाँ पे बिना बीजों के द्वारा जहाँ बीजों के द्वारा जनन होगा उसको लैंगिक जनन कहा जाता है, और जहाँ पे बिना बीजों की जनन होता है तो उसको अलैंगिक जनन कहा जाता है। तो सबसे पहले हम इसमें अलैंगिक जनन के बारे में अध्ययन करेंगे। अलैंगिक जनन में नए पादप बीजों अथवा बीजाणुओं के उपयोग के बिना ही उगाए जाते हैं। अलैंगिक जनन की बहुत सारी विधियां हैं, इसमें सबसे पहली विधि कायिक प्रवर्धन है। कायिक प्रवर्धन में पौधे के किसी भी भाग से, किसी भी भाग में किसी भी नवांकुर के द्वारा नए पौधे का निर्माण किया जाता है। और ये अलग अलग बहुत से पौधों में अलग अलग प्रकार से होता है। जैसे कि सबसे पहली चीज़ है जो हम विधि जिससे हम परिचित है, जैसे कि कलम लगाना बोलते हैं कि किसी भी पेड़ की कलम लगाई जाती है। आमतौर पे सबसे ज़्यादा गुलाब के पेड़ का कलम हमने देखा है, जिसमें गुलाब के पेड़ की किसी एक शाखा में पर्वसंधि या कलिका को निकालकर उसको मिट्टी में लगा दिया जाता है और उससे एक नए पेड़ का निर्माण हो जाता है। तो ये एक विधि है। तो ये कलिकाएं कायिक कलिकाएं कहलाती हैं, जिससे नए पौधे का जन्म हो जाता है। और इस कलिकाओं को मुकुल भी कहा जाता है। और इसके अतिरिक्त पर्वसंधि भी होती है, जो तने का जो भाग होता है, जो जिसमें कि छोटा सा नवांकुर हो जाता है। इसको आलू के फल में भी देख सकते हैं। ये छोटे छोटे नवांकुर निकले हुए हैं, इनको अगर हम रोप दिया जाए, इनको अगर लगा दिया जाए तो उससे एक नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। इसको पीकना बोलते हैं, हिंदी भाषा में इसको पीकना बोलते हैं कि आलू पीक गया है, एक्चुअली में इसमें नवांकुर निकल आया है। इसी प्रकार देखिए अदरक में भी जड़ों में नवांकुर निकल आता है, तो इसको लगाने से ये नए पौधे को जन्म देते हैं। और कायिक प्रवर्धन में एक और सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण बायोफिल्म या पत्थर चटक का है। इसकी पत्ती को अगर नमी युक्त मृदा में अगर लगा दिया जाता है तो पत्तियों में इसमें अंकुरण फूट जाता है और नए पौधे का जन्म हो जाता है इस तरीके से। तो ये कायिक प्रवर्धन के एग्जाम्पल्स हैं। इस प्रकार कैक्टस जैसे पौधे के वे भाग जो मुख्य पादप से अलग हो जाते हैं नए पादपों को जन्म देते हैं, और प्रत्येक विलग्न भाग नए पादप के रूप में वृद्धि कर लेते हैं। अब कायिक प्रवर्धन में जो पौधे का निर्माण होता है उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, उसके बारे में हमको देखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है।
कायिक प्रवर्धन द्वारा पादप कम समय में उगाए जा सकते हैं, मतलब जो ग्रोथ करने का टाइम होता है वो कम हो जाता है, और पुष्प और फल जो है वो जल्दी आने लगते हैं। पुष्प और फल आने का टाइम भी, मतलब फर्टिलिटी का टाइम भी इसका कम हो जाता है, फर्टिलिटी जल्दी होने लगती है। इसके अलावा जो जनक या संतति जो पौधे होते हैं वो नए पौधे का यथार्थ रूप होते हैं और उसमें पूरे गुण उनके पाए जाते हैं। इसके पश्चात हमको देखना है मुकुलन। मुकुलन क्या होता है? तो यीस्ट जैसे एक कोशी जीवों में जो वृद्धि होती है, जो कायिक प्रवर्धन होता है, वो मुकुलन कहलाता है, और इसकी प्रक्रिया होती है, इसको हम देख सकते हैं। देखिए, यीस्ट में एक छोटा सा वृद्धि या विकास होता है। धीरे धीरे वो अपने आप में एक कोशिका का निर्माण कर लेता है, और बाद में उसी कोशिका से उसी के जैसी अन्य कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये श्रृंखला के रूप में होता है, तो इस प्रक्रिया को मुकुलन कहा जाता है। मेनली ये जो डेवलप हुआ स्पॉट है ये मुकुल होता है, और इसी से अन्य कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो यीस्ट से कोशिका से निकलने वाले छोटे बल्ब जैसा प्रवर्ध मुकुल या कली कहलाता है। मुकुल क्रमशः वृद्धि करता है और जनक कोशिका से अलग हो जाता है, और नई यीस्ट कोशिका का निर्माण करता है, और नई कोशिका विकसित हो जाती है, और फिर वो अपने शरीर से उसी प्रकार मुकुलन के द्वारा या मुकुल का निर्माण करके नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। तो ये श्रृंखला होती है और यीस्ट की कोशिकाओं का निर्माण होता रहता है। इसके पश्चात कायिक प्रवर्धन का एक और एग्जाम्पल खंडन है। खंडन मतलब किसी पादप का विकसित होना, खंडित होना कई भागों में, और उसके बाद नए भागों को आप फिर खंडित होना। तो इसका एग्जाम्पल शैवाल है, जो कि हम अपने तालाबों में जहाँ पानी रुका हुआ होता है वहाँ हम देख सकते हैं। शैवाल, इसको काई भी हम कहते हैं, और ये धीरे 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 करके पूरे जलाशय को ढक लेती है, और इसमें कायिक प्रवर्धन होता है, और खंडन के द्वारा ये अपने आकार को दो भागों में विभाजित करती है। उसके बाद फिर उसमें वृद्धि होती है, फिर दो भागों में विभाजित करती है। तो ये प्रक्रिया इसमें निरंतर चलती रहती है। इसके पश्चात बीजाणु निर्माण की प्रक्रिया है। बीजाणु निर्माण की प्रक्रिया यीस्ट के द्वारा या यीस्ट कवक के द्वारा समझा जाता है, जो कि नमी और शुष्क वातावरण में नमी और आर्द्र वातावरण में न्यूनतम तापमान की स्थितियों में उत्पन्न हो जाते हैं। ये बीजाणु अलैंगिक जनन करते हैं। प्रत्येक बीजाणु उच्च ताप और निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों को झेलने के लिए कठोर संरचनात्मक आवरण से ढका रहता है, जिससे लंबे समय तक जीवित रहते हैं। और जैसे इनकी अनुकूल परिस्थिति इनको मिलती है, अर्थात तापमान निम्न हो जाता है और आर्द्रता उच्च हो जाती है, जो कि बरसात के समय में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो ये अंकुरित हो जाते हैं और नए जीव में विकसित हो जाते हैं। मॉस और फर्न जैसे पादप में भी जनन बीजाणु द्वारा होता है। कवक के बारे में हमने पढ़ा था इसके पहले की कक्षा में कि वर्षा के मौसम में कवकों में वृद्धि होती है, और उसका कारण यह है कि इसके जो बीजाणु हैं वो हवा में उपस्थित रहते हैं, और जैसे ही इनको सतह मिलती है और प्रतिकूल परिस्थिति मिलती है तो ये उसमें विकसित हो जाते हैं। जैसे बरसात के मौसम में लेदर या चमड़े के सामान में हम फंगस की वृद्धि देख सकते हैं। इसके पश्चात हमको देखना है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या होता है? तो लैंगिक जनन जो होता है वो पौधों में होता है, और बीजों के द्वारा जनन होता है। इसमें पौधे पुष्प जो होते हैं वो पौधे की जनन अंग होते हैं। पुष्प में पुंकेसर नर जनन अंग, और स्त्री केसर जो है वो मादा जनन अंग होता है। और इसके आधार पर पुष्पों के कुछ भाग हैं। एक लिंगी पुष्प होते हैं जिसमें या तो पुंकेसर हो या स्त्री केसर हो। उभयलिंगी या द्विलिंगी पुष्प होते हैं जिनमें कि दोनों उपस्थित हों। तो एक लिंगी पुष्प के एग्जाम्पल्स मक्का, पपीता और ककड़ी है। इसके अलावा द्विलिंगी पौधों के एग्जाम्पल हैं सरसों, गुलाब और पिटूनिया। यहाँ पे हम पुंकेसर और स्त्री केसर का अध्ययन कर सकते हैं। देखिए, पुंकेसर और स्त्री केसर का हम अध्ययन यहाँ कर सकते हैं। पुंकेसर में सबसे प्रमुख जो सबसे पहला भाग होता है परागकोश होता है। इसमें पराग कण होते हैं, और दूसरा जो भाग होता है वो पुंततु कहलाता है, जो परागकोश को जकड़े रहता है। इसके अलावा स्त्री केसर में सबसे पहले जो भाग होता है वो वर्तिकाग्र होता है, उसके पास वर्तिका होती है और उसके पास अंडाशय होता है। अंडाशय में बीजांड होते हैं, और
अब ये किस प्रकार कार्य करता है इसके बारे में हमको अध्ययन करना है। एक लिंगी पुष्प में हमें मालूम है, एक लिंगी पुष्प में केवल पुंकेसर स्त्रीकेसर होगा और उभयलिंगी या द्विलिंगी पुष्पों में स्त्रीकेसर और पुंकेसर दोनों उपस्थित होते हैं। परागकोश में, पुंकेसर के परागकोश में परागकण होते हैं और जो नर युग्मकों को बनाते हैं। तो परागकण जो हैं इसमें परागकण में परागकोश में नर युग्मक उपस्थित होते हैं। स्त्रीकेसर में वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होते हैं। अंडाशय में एक या अधिक बीजांड होते हैं। मादा युग्मज या अंडा का निर्माण बीजांड में होता है। तो यहाँ पर बीजांड उपस्थित होते हैं। यहाँ पे ये नर युग्मक हैं और ये मादा युग्मक हैं, ये मेल और ये फीमेल युग्मक है। इसके पश्चात लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों की मिलने से या युग्मन से युग्मनज बनता है। तो दोनों के मिलने से युग्मनज का निर्माण होता है। जैसे मनुष्य में भ्रूण का निर्माण होता है, ऐसे ही यहाँ पे युग्मनज का निर्माण होता है। इसके पश्चात नेक्स्ट प्रोसीजर हमको देखना है परागण। परागण क्या होता है? तो पराग कण क्या होते हैं? पराग कण जो हैं ये पराग कोश में उपस्थित होते हैं और हल्के होते हैं। ये वायु जल द्वारा बहाकर ले जा सकते हैं या पुष्पों पर बैठने वाले कीड़ों के शरीर पर चिपककर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये जा सकते हैं। तो ये प्रक्रिया जिसमें कि पराग कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, ये प्रक्रिया परागण कहलाती है। परागण को भी दो प्रकार से विभाजित किया गया है। एक स्वपरागण होता है और एक परपरागण होता है। तो देखिए, यदि किसी पौधे के फूल में पुंकेसर से स्त्रीकेसर में अगर पराग कण जाता है तो उसको स्वपरागण कहलाता है। लेकिन यदि यही परागण की प्रक्रिया में वही परागकण किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाता है तो इसको परपरागण कहते हैं। तो ये स्वपरागण और परपरागण के बीच में बेसिक डिफरेंस है। इसके पश्चात हमको देखना है निषेचन क्या होता है। तो निषेचन के लिए देखिए, निषेचन एक प्रक्रिया होती है जिसमें कि नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों के मिलने से युग्मनज कोशिका का निर्माण होता है और ये जो प्रक्रिया है दोनों के मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं और ये एक भ्रूण के रूप में विकसित होता है, यदि अंड कोशिका में विकसित होता है। इसके पश्चात निषेचन के पश्चात फल और बीज का निर्माण होता है जिसकी एक प्रक्रिया होती है। निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में विकसित हो जाता है। मतलब जो अंडाशय होता है उसमें जब निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है तो वहाँ अंडाशय जो है वो फल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जबकि पुष्प के अन्य भाग जैसे पंखुड़ियाँ और बादल ये सब मुरझाकर गिर जाते हैं। बीजांड से बीज विकसित होता है। बीज में एक भ्रूण होता है जो सुरक्षात्मक बीजावरण के अंदर होता है। तो बीज में जो भ्रूण होता है, देखिए ये इस प्रकार से है। ये कुछ बीज एप्पल के फ्रूट के हैं और इसके चारों ओर जब हम एप्पल खाते हैं तो यहाँ पे एक आवरण हमको मिलता है। ये सुरक्षात्मक आवरण रहता है जो इस बीज को घेरे रहता है। अब यहाँ पे हमको बीज के कुछ प्रकार दिए हुए हैं। कुछ बीज जो होते हैं वो गूदादार और रसीले होते हैं जैसे आम का फल, सेब और संतरा। कुछ कठोर होते हैं जैसे बादाम और अखरोट। अब सबसे लास्ट पॉइंट इसमें देखना है बीजों का प्रकीर्णन किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले देखते हैं बीज का प्रकीर्णन क्या है। एक्चुअली में बीज का प्रकीर्णन मतलब यह है कि बीजों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना। अब इसके लिए बहुत सी विधियां होती हैं, वायु के द्वारा, जल के द्वारा या जंतुओं के द्वारा बीज का प्रकीर्णन होता है। और अलग अलग पौधे जो हैं वो अलग अलग प्रकार के उनके बीज होते हैं और अपने स्ट्रक्चर के अनुसार उनमें प्रकीर्णन हो जाता है।
और प्रकीर्णन क्यों आवश्यक है? प्रकीर्णन एक नेचुरल प्रोसीजर है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। उसका कारण यह है कि अगर मान लीजिए एक ही जगह पर बीजों का अगर प्रकीर्णन ना हो तो एक ही स्थान पे बहुत सारे समान रूप के पौधे उत्पन्न हो जाएंगे। तो ऐसे में उनके बीच में प्रतिस्पर्धा होगी और जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश है, पोषक तत्व हैं, जल है, जल और खनिज तत्व हैं, तो उनके लिए उनके बीच में जो प्रतिस्पर्धा होगी तो उसमें उनका सबका विकास जो है अवरुद्ध हो जाएगी। इसलिए प्रकीर्णन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और ये प्रकृति द्वारा प्रकीर्णन होता है। तो प्रकीर्णन में देखिए, प्रकीर्णन में अलग अलग प्रकार के जो बीज होते हैं उनका अलग अलग प्रकार से प्रकीर्णन होता है। जैसे सबसे पहले देखिए ड्रम स्टिक और मैपल, ये जो बीज होते हैं ये पंखयुक्त बीज होते हैं। पंखयुक्त, इनको वायु आसानी से उड़ाकर ले जाती है। इसके अलावा घासों के हल्के बीज अथवा आग और मदार के रोमयुक्त बीज और सूरजमुखी के रोमयुक्त बीज, ये सारे पवन के द्वारा उड़कर दूसरे स्थानों पर ले जाए जा सकते हैं। तो पवन के द्वारा इनमें प्रकीर्णन होता है। इसके अलावा ऐसे बीज अथवा फल के आवरण स्पंजी या तंतुमय होते हैं जो जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा दिए जाते हैं, जैसे कि सूरजमुखी। इसमें एग्जाम्पल सूरजमुखी और मदार के रोमयुक्त बीज हैं जो वायु के द्वारा जिनका प्रकीर्णन होता है। और इसके अलावा जो है जो हल्के बीज होते हैं और स्पंजी और तंतुमय जिनका आवरण होता है, तो ये पानी में तैरते हैं। तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक पानी के द्वारा ले जाए जाते हैं, जैसे नारियल। इसके अलावा कुछ बीजों का प्रकीर्णन जंतुओं के द्वारा होता है और जंतुओं की बॉडी में ये चिपक जाते हैं, क्योंकि इनका जो आकार होता है वो तंतुनुमा होता है, हुकनुमा होता है, तो ये आसानी से चिपक जाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में यूरेना एवं जैंथियम है। कुछ पादपों में बीज झटके से एक साथ फट जाते हैं और बहुत दूर जाकर गिरते हैं, जैसे कि एरंड और बालसम के पादप में इस तरह से होता है। तो इस चैप्टर में इतना ही। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं इसी तरह से वीडियो बना सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।